अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं दरपर्दा। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग ने आलमी तेल की मंडी को हिला कर रख दिया है। शिपिंग रूट्स गैर यकीनी का शिकार हैं और तवानाई की सप्लाई चेन दबाव का शिकार है। दुनिया के कई ममालिक में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में भी गुज़श्ता चंद हफ्तों में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा किया है। इस इजाफे के बाद सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा नहीं हुआ, बल्कि ट्रांसपोर्ट के किरायों से लेकर सब्जी, आटा, दाल और दीगर ज़रूरी अशिया तक हर चीज़ की कीमत पर इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान चूँकि तेल दरामद करने वाला मुल्क है, इसलिए आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे का असर बराह रास्त यहाँ मुंतकिल होता है। लेकिन सवाल ये है कि आलमी कीमतों का असर तमाम ममालिक पर हो रहा है, मगर पाकिस्तानी शहरी हमसाया ममालिक के निस्बत खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल खरीदने पर क्यों मजबूर हैं? भारत में पेट्रोल की औसत कीमत तकरीबन 101 भारतीय रुपए फी लीटर है। ये कीमत पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 303 रुपए बनती है। बांग्लादेश पर अगर हम नज़र डालें तो वहाँ रवा माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा गया है और पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 273 रुपए फ़ी लीटर, अफगानिस्तान में पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 260 रुपए फ़ी लीटर बनती है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 80 रुपए लीवी कम करने के ऐलान के बावजूद पाकिस्तान में फ़ी लीटर कीमत 378 रुपए है। अवाम के जहन में एक बुनियादी सवाल अब भी मौजूद है कि अगर आलमी बहरान है तो इसका पूरा बोझ सिर्फ अवाम को ही बर्दाश्त करना होगा। क्या टैक्सों और लीवी में मजीद कमी करके कुछ रिलीफ दिया जा सकता है? हुकूमत इस बहरान को किस तरह देख रही है? पेट्रोल की कीमतों के हवाले से आइंदा क्या पॉलिसी हो सकती है? आम शहरियों को इस मुश्किल वक्त में क्या रिलीफ मिल सकता है? प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ और मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून है। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब आपके वक्त का। तेल की कीमतें बढ़ने से पूरे खित्ते में इस वक्त सूरत हाल कशीदा है, पूरे खित्ते पे इसका असर पड़ा है, लेकिन जो लोगों में तशवीश पाई जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इजाफा क्यों हुआ है। कुछ ये भी तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो तेल के जहाज़ भी लेके आ रहे हैं, लेकिन उन तेल के जहाज़ों के आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सब बात यह है कि पाकिस्तान भी इस खत्ते के अंदर जो एक इवॉल्विंग सिचुएशन है उसको बड़ा क्लोजली और कॉशियसली मॉनिटर कर रहा है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के जो जहाज थे या जो फ्लैग बेयरिंग वेसल्स थे उन्हीं को शुरू में इजाजत मिली थी और वो दो जहाज पुरानी कीमत पे ही आए थे। हुकूमत ने अपने तरक्याती फंड से 129 अरब जो रुपए थे उस पर हमने कट लगाया और अवाम को जो सब्सिडी दी 3 हफ्ते के लिए वो बोझ खुद बर्दाश्त किया। इसी तरह आपने देखा कि अभी टारगेटेड सब्सिडी भी हमने दे दी और तेल की कीमत जो एक बहुत एक्सपोनेंशियल इंक्रीज था जो 2 दफा पहले वजीर आजम ने रिजेक्ट की थी, अब जो है उसको बढ़ाया गया और फिर उसको दोबारा रिव्यू किया गया और 80 रुपए रात को कम हुए। आपने देखा इस तमाम मामले के हवाले से। तो इसके साथ कुछ ऐसी चीजें एसोसिएटेड हैं, जिस तरह आप ये देखें कि जो कॉस्ट है उसकी कस्टम्स की कॉस्ट है, उसकी इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेसल है, ये तमाम तर चीजें हैं और ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है जिसको फोरसी नहीं किया जा सकता। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और हमने डीजल पे किसी किस्म की लवी नहीं। अच्छा बैरिस्टर अकील साहब, जो सब्सिडी दी जाती है क्या इस हवाले से पहले से डिसाइड किया जाता है? अब जिस तरह ये जंग वाली सिचुएशन चल रही है, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तो जब बजट बनाया जाता है तो क्या उसमें सब्सिडी के लिए कुछ हिस्सा रखा जाता है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल आती है तो आवाम को किस तरह या कितनी सब्सिडी दी जाए? नहीं, ये आप फोर्सी नहीं कर सकते और ये अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है, मिसाल के तौर पे फ्लड्स के हवाले से आपने देखा और बाकी चीजें, तो ये उस हवाले से देखा जाता है और फिर जो नेसेसरी कट्स हैं, जिस तरह अब आप देखें कि हुकूमत ने अपने खर्चों में कमी की है, तो ये फिर जब एक वो पूल आप क्रिएट करते हैं अपने खर्चों पे कट लगा के या दीगर चीजों से आप उन फिर चीजों को पूरा करते हैं, सब्सिडाइज करते हैं चीजों को। जिस तरह अभी टारगेटेड सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर देखें, किसानों के हवाले से देखें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फ्रेट ट्रांसपोर्ट के हवाले से देखें, और उसके साथ साथ जो पेट्रोल इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं, जिस तरह मोटरसाइकिल के यूजर्स हैं या दीगर, तो उनको टारगेटेड सब्सिडी का जो एक मैकेनिज्म है इन हालात में ये हम उस पर कर रहे हैं और जो अभी फराहम की है सब्सिडी उस पर अच्छा खासा काम हुआ है और वो नजर भी आ रहा है, आवाम को उसका बेनिफिट और उसके समरात मिल भी रहे हैं।
अच्छा बैरिस्टर साहब, एक जो सूरत हाल तेल की कीमतें बढ़ने के हवाले से मुख्तलिफ हल्के भी इस पर तनकीद करते हैं और सवाल भी उठाते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में असल हिस्सा जो है वो आलमी कीमत का है, यानी इस सूरत में टैक्सों की सूरत में या फिर लीवी की सूरत में या मुख्तलिफ जो पेमेंट्स करनी होती हैं उसकी सूरत में है। वज़ीर आज़म ने 80 रुपये लीवी कम की है, अभी भी हुकूमत 80 रुपये लीवी ले रही है, क्या इसमें मजीद कमी का भी कोई इम्कान है? नहीं, देखिए, अब आप एक IMF प्रोग्राम में हैं और ये हुकूमत ने तो ख्वाहिश से तो नहीं की। जाहिरी बात है, जब एक IMF प्रोग्राम है और उसमें उसके साथ कुछ कंडीशनैलिटीज अटैच होती हैं। अब ये लेवी वाला जो तमाम तर मामला है, ये इस पे आप देखें कि डीजल पे कोई लेवी नहीं है, लेकिन पेट्रोल पे, क्योंकि डीजल खाने पीने की अशिया जो ट्रांसपोर्टेशन होती है या काम कारोबार के हवाले से वो बड़ी गाड़ियां वो डीजल इस्तेमाल करती हैं, इसलिए हमने डीजल के ऊपर किसी किस्म की लेवी नहीं आयद की और सिर्फ पेट्रोल के ऊपर वो लेवी है। और अपने अखराजात कम करके हमने हुकूमत के एंड से ये टारगेटेड सब्सिडी दी है। तो बिल्कुल जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था कि अवाम पे बोझ ना डाला जाए, उसको रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद जो है वो तमाम तर मामला वजीर आजम ने जब देखा तो फिर 80 रुपए कम किया। अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझता, क्योंकि इसके साथ कई ऐसी और चीजें भी जुड़ी होती हैं एक IMF प्रोग्राम के अंदर। तो आप बखूबी बेहतर समझती हैं कि किस तरह और किस हवाले से हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इख्तियार वली साहब भी गुज़श्ता रोज़ हमारे शो में बात कर रहे थे और उनसे भी मैंने बात की कि जो ईरानी सहाफ़ी हैं जॉन हुसैन, वो कहते हैं कि वो ईरान से पाकिस्तान को 100 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से जो पेट्रोल है वो लाकर देने को तैयार हैं, वो हुकूमत के सवाल से मामला तय करने को तैयार हैं। तो अगर तो हमें ईरान से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है इस जंग के बावजूद, तो हुकूमत इस चीज़ को क्यों नहीं गौर कर रही? देखिए, इसके साथ फिर सफारती लिहाज से भी काफी चीजें जुड़ी हैं। आपको पता है कि उसके लिए फिर एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है देवर्स का, और अगर आप लेते हैं तमाम तर मामला, और पहली तो बात कि ईरान का तेल उस तरह यहाँ पे, क्योंकि रिफाइनरीज जो हैं, जो तेल यहाँ पर जो रिफाइन होके आता है वो उसकी क्वालिटी और है। इसी तरह ये भी बात की जाती है कि आप रशिया से तेल क्यों नहीं लेते, क्योंकि रशिया के तेल यहाँ पे वो रिफाइनरीज और वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो तेल साफ हो सके। तो इसके साथ काफी एक पेचीदा सूरत हाल है, वो उसको देखने की जरूरत है। ये इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब इस जंग की वजह से जिस तरह तेल की कीमतें बढ़ी हैं, उस वजह से जाहिर सी बात है महंगाई भी बढ़ी है और लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकूमत इस पे सब्सिडी पहले दे रही थी, अब नहीं दे रही। अब मुस्तकबिल में इस सूरत हाल से बचने के लिए कि अगर ये जंग मजीद आगे बढ़ती है और मजीद अगर हुकूमत सब्सिडी नहीं दे पाती है, तो क्या इकदाम किए जाएंगे या महंगाई को कम करने के लिए क्या हुकूमत करेगी? देखिए, इस हवाले से तो अगर इस जंग की बात करें तो ये तो कोई फोर्सी नहीं कर सकता था कि ये जंग जो है 1 महीने से ज्यादा अरसे के लिए अभी भी चल रही है। तो ये शायद सोचा गया होगा कि 2-3 दिन जब जंग शुरू भी हुई, लेकिन ऐसा तो ना हुआ। और उस हवाले से अब इकदाम जो हैं वो इस इवॉल्विंग सिचुएशन में हुकूमत ने उठाए हैं और उठा भी रही है। और इसी तरह क्योंकि फोर्सी तो कोई भी नहीं कर सकता कि आगे हालात क्या होंगे, कितना लंबा अरसा ये और तमाम तर मामला चलना है। तो उस हवाले से जो एक कंटिजेंसी पॉलिसी है उसमें हम काम कर रहे हैं और उसी हवाले से हम देख रहे हैं और अपने जो मेजर्स हैं वो इसी हवाले से ही हम आगे ले रहे हैं। लेकिन अकील साहब, जिस तरह बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, हुकूमत ने गाड़ियां बंद की पेट्रोल की बचत के लिए कि ट्रांसपोर्ट में कमी की जाए। सिर्फ गाड़ियों की वजह से तो महंगाई नहीं हुई है, महंगाई तो जो आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ पर ज़्यादा हुई है। और वो लोग जो कि निचला तबका है वो ज़्यादा इससे मुतासिर हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अब मिडिल क्लास तो रही नहीं है, गरीब तबका है या अमीर तबका है। तो सबसे ज़्यादा मुतासिर तो इससे गरीब तबका हो रहा है। देखिए, टारगेटेड सब्सिडी जो हमने दी है उसमें आप देखें कि ट्रांसपोर्टेशन के जो सेक्टर है उसमें रिलीफ है। 2 एक्सल की गाड़ी जो है, ट्रक वगैरह है, उस पर 70,000 पर महीना है। इसी तरह जो पैसेंजर बसेस हैं उसमें 1 लाख रुपया जो है वो पर मंथ है। इसी तरह जो हैवी ट्रक्स हैं जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो उसमें 80,000 पर महीना है। और इसके साथ साथ फार्मर्स को सब्सिडी दी है, किसानों को सब्सिडी दी है, उसको भी अगर काइंडली आप ये देखें तो हुकूमत ने अच्छा इकदाम उठाया। और उसके साथ ये भी जो जिस तरह पहले जिक्र कर चुका हूं कि डीजल के ऊपर तमाम तरह के फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन चलती है और उसमें कोई लेवी नहीं ऐड हुई। हाँ, कीमतें बढ़ी हैं, कीमतें वो बिल्कुल उसमें रिफ्लेक्ट होंगी चीजों में, लेकिन उस हवाले से देखने की जरूरत है। और कोशिश ये होगी कि कोई इस तरह का इंक्रीज ना हो जो कि अवाम के लिए
तकलीफ दे हो। आप ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सप्लाई का इशू नहीं है, और ये बात सबको पता है कि 2 जहाज तो पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। जो बाकी 20 जहाज़ों के हवाले से कहा जा रहा था, 20 में से 2 पहुंच गए हैं। जो बाकी जहाज वो कब तक पहुंचेंगे, और क्या उनके पहुंचने से कुछ पेट्रोल की कीमतें मजीद नीचे आएंगी? देखिए, बात ट्रांसपोर्टेशन की नहीं है, क्योंकि जहाज तो अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं और हमारी जरूरत के मुताबिक आ रहे हैं। दीगर जो आपने बात की, तो मैं उसमें एज पर नीड बेसिस है, और पाकिस्तान को कोई खलल नहीं है कि तेल मिल नहीं रहा। हाँ, आलमी मार्केट में महंगा हुआ है तेल, और वो इस जंग के हवाले से तमाम तो दुनिया है उसमें सफर जो कर रही है, बाशमूल पाकिस्तान। तो हमें सप्लाई का इशू नहीं है। हमें जो मेनली एक इशू है कीमतें ऊपर जाने का है, और वो उससे जो है इफेक्ट आ रहा है। तो इसमें सप्लाई चेन में तो हमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये इशू जरूर है कि कीमतें जो बढ़। तो यानी कि हम ये समझे कि आईएमएफ के दबाव की वजह से ये कीमतें बढ़ रही हैं और मजीद भी बढ़ सकती हैं आगे? नहीं, मैंने जिस तरह अर्ज किया कि एक आईएमएफ प्रोग्राम में जब आप हैं, तो फिर उसके साथ एक कुछ कंडीशनैलिटीज अटैच होती हैं, और उन कंडीशनैलिटीज को मद्देनजर रखने की जरूरत है। इसमें जो वजारत खजाना है, उनकी भी अगले हफ्ते मीटिंग्स हैं वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ के साथ, और उसमें क्या मजीद बेहतरी आ सकती है, क्या डिस्कशंस होंगी, क्या नेगोशिएशंस होंगी, इज येट टू बी सीन। अच्छा, अगर तो जंग खत्म होती है तो क्या हुकूमत ने इस हवाले से प्लान किया है कि तेल की कीमतें वापस रिवर्स की जाएंगी? और अगर ये जंग तवील होती है तो इस हवाले से हुकूमत ने मजीद कोई हिकमत अमली बनाई है कि फिर किस तरह इन मामलात को लेकर चलेंगे? जी, हम उस पे जो कंटिजेंसी प्लान है, या जो एक फ्यूचरिस्टिक प्लान है, उस पे काम कर रहे हैं। लेकिन कोशिश यही है, अल्लाह ताला करे कि ये जंग बंदी जल्द अज जल्द हो, ताकि पूरी दुनिया बशमूल पाकिस्तान जो इससे सफर कर रहे हैं, इसके मनफी असरात इस पे आए हैं, वो दूर हो जाएं, वो हट जाएं। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर ये तवील चलती है, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो पूरी दुनिया पे होगा। तो उसके लिए हम जो कंटिजेंसी प्लान है उस पर काम कर रहे हैं, और ये तमाम बातें भी आईएमएफ के साथ जो वजीर खजाना की मीटिंग होगी उनके लोगों के साथ, तो ये बातें सामने रखी जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिए दर पर दर। एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। क्या मशरिक़ वुस्ता की जंग अब इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां नाकाबिले तस्खीर होने का अमरीकी दावा खाक में मिल गया है? अभी चंद रोज कबल अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ फख्र से कह रहे थे कि अमरीका को ईरान पर वो फिजाई बरतरी हासिल है, लेकिन फिर चश्मे फलक ने वो मंजर देखा जिसने पेंटागन के ऐवानों में खलबली मचा दी। ईरान ने एक ही रोज में 3 अमरीकी तैयारे मार गिराने का दावा किया है। ये महज तैयारों का गिरना नहीं, बल्कि इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और तकब्बुर का गिरना है जिस पर वाशिंगटन को नाज था। सवाल ये है कि क्या ईरान ने वाकई कोई ऐसा खुफिया दिफाई निजाम मैदान में उतार दिया है जिसने दुनिया के महंगे तरीन स्टेल्थ जहाजों को भी शिकार बना लिया? मुअम्मा ये भी है कि एक ही तैयारे में सवार 2 पायलट्स में से एक मिल जाता है और दूसरा गायब रहता है। क्या दूसरा पायलट तेहरान की कैद में है? और क्या ये मुमकिना गिरफ्तारी ट्रंप इंतजामिया को मुज़ाकरात की मेज पर घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, माहिर दिफाई और सिक्योरिटी अमूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। जी वेलकम जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। अच्छा खालिद साहब, अभी कुछ दिन पहले ही अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ ये दावा कर रहे थे और फख्र कर रहे थे कि अमरीका ने ईरान पर इतनी फिजाई बरतरी हासिल कर ली है, ईरान का फिजाई सिस्टम बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन अब जो वो कह रहे थे कि अब अमरीका B-52 बमबार तैयारे जो बहुत सुस्त रफ्तारी से चलते हैं उन्हें बगैर किसी तशवीश के वहां पर भेज सकता है, वो तो उनके अपने दावे ऐसे जैसे जमीन बोस हो गए। जी बहुत शुक्रिया शाह, आपने इनवाइट किया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो कैजुअलिटीज ईरान क्लेम कर रहा है और वो मुझे काफ़ी ऑथेंटिक भी लगती हैं। जब पहले दिन से आपने नोट किया, जब पहली इनकी कैजुअलिटी 3 F-15 हुए थे, और मैं तो उस दिन से कह रहा हूँ कि ये ईरान के पास कैपेबिलिटी की एक इंडक्शन नहीं लगती है। उस दिन अमेरिका ने कहा कि ये फ्रेंडली फायर था, और मैं उस दिन भी कहा था कि एक फ्रेंडली फायर की जो निशाना होता है वो एक गलती से पॉसिबिलिटी होती है। कोई 3 F-15 जैसे जहाज, जो एक कॉम्बैट प्रूवन जहाज है, पिछले तकरीबन 50 साल से उड़ रहा है, कभी कॉम्बैट में शूट डाउन नहीं हुआ, तो इतनी इतनी एक शॉट में या एक ही इंसिडेंट में 3 का चले जाना बड़ा अनयूजुअल था। उसके बाद हमने देखा कि फिर F-15, फिर F-18 और F-16 और बहुत ज्यादा क्लेम किए। डेफिनेटली ये एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस जो होती है, खासतौर पर अमेरिका जैसे मुल्क को, वो शैटर हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। अमेरिका ये समझ रहा था कि ये इसको हम
डिफरेंट टर्म्स कैटेगरीज अगर मैं वो अर्ज करता चलूं आपके व्यूअर्स के लिए, एक देखिए, जी जब जी भी एयर बिल्कुल। फाइट करती है तो एक एनवायरनमेंट जो हवा में क्रिएट होता है, जो एक लोएस्ट डिग्री होती है, उसको कहते हैं फेवरेबल एयर सिचुएशन, यानी आपको फेवर करती है वो एयर हम्म। सिचुएशन। फिर आप कहते हैं कि एयर सुपरियॉरिटी है आपकी, यानी आप दुश्मन के ऊपर आपकी एयर सुपरियॉरिटी है। और तीसरी और सबसे ज्यादा लीथल अपने दुश्मन के लिए और ऑब्वियसली आपके लिए होती है एयर डोमिनेंस, यानी हम डोमिनेट जी जी। करते हैं किसी स्काई को। अमेरिका ने ये क्लेम किया था कि हमारी तो एयर डोमिनेंस है। एयर डोमिनेंस तब होती हम्म है जब कोई आपको सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस नहीं मिलती दुश्मन की तरफ से, या उसकी काबिलियत आप खत्म कर देते हैं। तो ईरान के खिलाफ हम्म। अमेरिका तो ये क्लेम कर रहा था कि हमारी तो एयर डोमिनेंस है, चाहे वो हम B-57 बिल्कुल। B-52 भेजें या स्लो भेजें, हम्म या कोई भी A-10 जहाज भी स्लो है, बेसिकली ग्राउंड अटैक में इस्तेमाल होता है, वो भी शूट डाउन हो गया। तो आई थिंक एक नई हम्म। डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका के जहन में एक बहुत ज्यादा एक एलिमेंट ऑफ रिजर्वेशन आ जाएगा, यानी एम्प्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी कर्टेल हो जाती है जब आपको ये पता लगे कि मेरा ये जहाज भी शूट डाउन हो गया है या वो भी टारगेट बन गया है। तो जाहिर है एक आप जी। फिक्रमंद हो जाते हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट, तो आप एक मोहतात हो जाते हैं जो जहाजों की डिप्लॉयमेंट है, तो लिबर्टी ऑफ एक्शन आपका कर्टेल हो जाता है। तो अमेरिका के साथ मुझे यही सिचुएशन लेकिन लग रही है। खालिद साहब, कभी कभी ये फिक्र जो है वो ज्यादा गुस्से में भी बदल जाती है, तो ऐसा खदशा भी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा इस मामले में गुस्से में आ जाएं तो वो कोई बड़ा अटैक करने का भी प्लान कर सकते हैं। देखिए, ईरान जैसा मुल्क गुस्सा तो मोल लेगा, क्योंकि वो एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करना चाहता है। वो अमेरिका को चाहता है कि हम्म ऐसी कीमत अमेरिका दे जिसकी वजह से वो बाज आ जाए वो उन पर हमलावर होने से। तो जाहिर है उसने तो वॉर स्ट्रैटेजी उसकी डिपेंडेंट ही इस पर है कि उसको तो नुकसान बिल्कुल। हो रहा है। वो चाहता है कि जंग अमेरिका, हम्म उसके इत्तेहादियों, खासतौर पर इसराइल के लिए भी हम्म उतनी महंगी हो जाए। तो ये तो एक वॉर स्ट्रैटेजी का या वॉर ऑब्जेक्टिव का हिस्सा होता है कि आप जरूर नुकसान उठाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि दुश्मन को भी मैं इतना नुकसान पहुंचाऊं कि उसकी जो एडवांटेज है वो भी खत्म कर दूं। तो ये जो सीरीज हुई बिल्कुल। है, और खास तौर पर क्योंकि डोमिनेंस, जैसे मैंने कहा, अमेरिका समझ रहा था, हम भी यही समझ रहे थे कि अमेरिका की डोमिनेंस है, रेजिस्टेंस है ही हम्म कोई नहीं ईरान की तरफ से, डिफेंस की तरफ से शायद वो नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। लेकिन इन्होंने नई डायमेंशन जो खोली है, उन्होंने एक नया एक थॉट प्रोसेस शुरू कर दिया हम जैसे लोगों के लिए भी सोचें कि ईरान की कैपेबिलिटी को आउटराइटली आप रूल आउट नहीं कर सकते। हम्म। अच्छा, लेकिन खालिद साहब, अब जिस तरह ईरान ने 1 महीने की जंग के बाद अमेरिका के 3 जो तैयारे गिराए हैं और जिस तरह और भी टेक्नोलॉजी के हवाले से ये बातें सामने आ रही हैं, 1 महीने की जंग और उसके बाद अब जो रद्द-ए-अमल है ईरान का, वो कितना मुख्तलिफ है? देखिए, ईरान ने तो बुनियादी तौर पर, मैं तो अक्सर कहता हूं और माजरत अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, डे वन से अमेरिका ने तो एक मेजरेबल फॉर्म में अपने लोगों को, दुनिया को, जितनी बड़ी उनकी मिथ है और फौज का जो उन्होंने इंप्रेशन बनाया है, एक वॉर ट्रॉफी या एक विनिंग स्ट्रोक करके दिखाना है। उन्होंने ऐसी हम्म। स्टेज पर जेल लेके जानी है जिसको क्लियर कट विक्ट्री कहा जा सके। लेकिन जो 5 हफ्ते जी। हुए हैं उसकी जंग के दौरान, तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका को अभी तक क्लियर कट कोई वॉर ट्रॉफी अभी तक नहीं मिल रही, नंबर वन। लेकिन ईरान के वॉर ऑब्जेक्टिव्स हम्म तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ईरान ने तो ना अपने लोगों को वॉर ट्रॉफी दिखानी है, ईरान ने बेसिकली हर उस डिजाइन को जो अमेरिका लेकर आया है उसको नाकाम करना है। चाहे वो रजीम चेंज हो, चाहे फुट ऑन ग्राउंड हो, चाहे न्यूक्लियर की इन्रिचमेंट हो, चाहे उनका कोई बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल्स का हो, तो ईरान वो करने में अब तक कामयाब हुआ है। ऑल्दो मैं ये बिल्कुल हम्म नहीं कह रहा कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविल फैसिलिटीज है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, उसका बहुत नुकसान उठाया है। लेकिन फिर जाहिर है बिल्कुल। आपको कीमत देनी पड़ती है एक सॉवरेनिटी की जिसकी ईरान दे रहा है। और ईरान ने इसी वजह से आपने देखा कि अमेरिका के लिए जंग आए दिन महंगी से महंगी करता जा रहा है, ताकि एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट जब भी निगोशिएशन जाएगी तो ईरान को एडवांटेज देगी। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि इस जंग में अगर ईरान कहीं शिकस्त खा रहा है, कहीं मार खा रहा है, अगर हम कहें, तो वो फिजाई दिफाई निज़ाम में बरतरी ना होना है। अब जाहिर सी बात है, उन पर इतने सालों से पाबंदियां भी थी, इसलिए भी वो इस चीज़ की तरफ इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो सके। अब इस जंग से ईरान को यकीनन ये नतीजा तो मिला है कि फिजाई दिफाई निज़ाम को मजीद मजबूत करना उनकी कितनी बड़ी ज़रूरत है। देखिए आशा, है तो सही, बहुत उनकी जरूरत है, लेकिन मसला ये है कि जब सुपर पावर आपके खिलाफ हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, जैमर्स हो, रेडार्स हो, डिस्ट्रक्शन के बहुत ज्यादा बॉम्ब्स हो, तो उसकी सर्वाइवेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की मुश्किल या चैलेंजिंग हो जाती है। क्योंकि जब भी वो ऐसे। रेडार लगाएंगे, ऐसा चांसेस होते हैं कि उनको नॉकआउट कर दिया जाएगा, उनकी लोकेशन को तबाह कर दिया जाएगा, उनको बमबारी कर दी हम्म जाएगी, या उनको जैम कर दिया जाएगा। तो ये मैं नहीं कह रहा कि होना नहीं चाहिए, लेकिन ईरान ने एक ऑल्टरनेट जो किया है, जो आपने देखा सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च कर रहा है, वो तो जाहिर इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। अब खास तौर पर जब से उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल इंटर किए हैं जो तकरीबन 16-17 हजार किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं,
वो इसराइल के जी डिफेंस जी। में पेनिट्रेट भी हो चुके हैं और वो बहुत बड़ी ना सिर्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं बल्कि वो ईरान की एक नई कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से वो एम्बेरसमेंट करने में कामयाब हुआ है। इसराइल की तमाम एयर डिफेंस को पास करके निकल गया, एक कॉस्ट भी इंपोज कर रहा है, अपनी रेट भी दिखा रहा है, और इसराइल की वो मिथ या जोम या जो गुरूर था उसको भी उसने खाक में मिला दिया। तो ईरान के पास ऑप्शन थी ही शुरू से कम, वही वो उसने सऊदी अरब और मुख्तलिफ ममालिक पर जो हमले किए हैं वो भी बुनियादी तौर जी। पर तो अमेरिका को हिट कर रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हम इन दोस्तों मुल्कों के खिलाफ नहीं है, वो उस इंटरेस्ट को हिट कर रहा है जो वॉर एफर्ट जनरेशन, जो कैपेबिलिटी कोई बेस देता है, कोई मिलिट्री है, कोई नेवल बेस है, इंस्टॉलेशन है, उसको वो टारगेट करके अमेरिका के लिए और उसके इत्तेहादियों के लिए जंग महंगी करता जा रहा है। अच्छा, जो ईरान ने तैयारे गिराए हैं खालिद साहब, वो तैयारे किन खसूसियात के हामिल थे और उनका गिराया जाना इतना अहम क्यों समझा जा रहा है? जो जहाज इन्होंने गिराए हैं वो तमाम मुख्तलिफ वैरायटी के हैं। F-35 हम जानते हैं सबसे मॉडर्न 5th जनरेशन स्टेल्थ जहाज है जो कहा जाता है रडार पर नजर नहीं आता, ऑल्दो उसको इम्यूनिटी नहीं है कि और वो उस पे नजर ही शायद नहीं सबसे आता। ज्यादा तशवीश भी पाई जा रही है अमेरिका में। एग्जैक्टली क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और अमेरिका नहीं चाहता कि अगर वो क्रैश भी कर जाए तो उसकी टेक्नोलॉजी या उसका वेयर अबाउट जो है सारी की सारी डिटेल जो है वो ईरानियों के हाथ चढ़ जाए। और अगर ईरानियों के हाथ आ गई तो ऑब्वियसली उनको पता है अमेरिकन को कि वो रूस और चीन के पास भी टेक्नोलॉजी चली जाएगी कि उसके अंदर बिल्कुल क्या बिल्कुल। इस्तेमाल होता है। नंबर वन, ये उसलिए फिक्र ज्यादा है। बाकी जो जहाज है 15 है, 18 है, A10 है। A10 स्टैंड फॉर, जो ए है वो स्टैंड फॉर अटैक 10। अटैक ये बेसिकली जमीन के करीब आकर जो टैंक्स हैं, जो तोपें होती हैं, जो इस तरह के होती हैं, उन पर ये A10 हमलावर होता है। बहुत ही सिक्योर जहाज इसलिए है कि इसकी जो बैली है वो तमाम की तमाम उन्होंने आर्मामेंट प्लेटिंग की हुई है। नीचे से अगर गोलियां भी लगे, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी फायर हो, तो इस जहाज की बैली पे क्योंकि लगेगी तो उसको नुकसान नहीं होता। तो बहुत सिक्योर जहाज था और बड़ा मान है उनको, क्योंकि इसको ऑलमोस्ट टैंक बस्टर भी कहते हैं कि जब ये जमीन के करीब जी। आकर फायरिंग करता है तो ऑलमोस्ट टैंकों को तबाह करता रहता है। तो उसका हिट हो जाना भी बहुत ज्यादा अमेरिका कॉन्फिडेंस चेक करेगा कि इनके ट्रूप्स के खिलाफ, इनकी लैंड फोर्सेस के खिलाफ, इनके स्ट्रक्चर के खिलाफ वो रिलक्टेंस आ जाएगी इस जहाज को भी इस्तेमाल करते हुए। अच्छा खालिद साहब, अगर इस तरह कोई जहाज गिरे, कोई तैयारा गिरे, तो अमले को किस तरह रेस्क्यू किया जाता है? उसकी लोकेशन कैसे ट्रेस की जाती है? और अभी जैसे कि ये खबरें हैं कि जो दूसरा पायलट है वो ईरान की तहवील में हो सकता है, अगर वो ईरान की तहवील में है तो ये इस जंग को क्या नया रुख देने के लिए हम कह सकते हैं कि एक अहम पॉइंट होगा? ये आयशा, हर फाइटर जहाज जो है मॉडर्न जितने हैं उनके अंदर इजेक्शन सीट लगी होती है, और क्योंकि पायलट की जिंदगी जहाज की वैल्यू से ज्यादा महंगी होती है कि उस पर ट्रेनिंग लगती है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो वो बहुत ज्यादा उस बिल्कुल। पर, जिसको कहते हैं, महंगा होता है एक पायलट बनाना। नंबर वन। दूसरी बात यह है, जिस तरह आपने कहा कि वो उनको कैसे वो निकल जाता है, तो ऐसी क्राइसिस में जब वो पायलट को लगता है कि मैं जहाज को नहीं बचा सकता, उसको हिट हो गया या डैमेज हो गया, तो वो इजेक्शन से ये खुद निकल जाता है, वो ऑटोमेटिकली सीट बाहर फेंक देती है एक रॉकेट फायर करने के बाद, और पैराशूट से पायलट खैरियत से जमीन पर आ जाता है। तमाम फाइटर पायलट्स सही। को मुख्तलिफ टेरेन में सरवाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। हम पाक फिजाइया में भी ये होता है, जब हम तमाम फाइटर पायलट्स को स्नो में, डेजर्ट में, समंदर में एक सरवाइव करने की कोर्सेज कराए जाते हैं। तो ऑब्वियसली पायलट्स के लिए ये लाजिम होता है कि सिर्फ निकलना हमने नहीं है पैराशूट से, बल्कि दुश्मन के हाथ भी नहीं आना हमने, ऑब्वियसली। तो ये ऑब्लिगेटरी होता है। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि पायलट की तलाश जारी है, बिकॉज पायलट जाहिर है बहुत ज्यादा राज होते हैं उसके पास, स्ट्राइक्स प्लानिंग होती है, बहुत ज्यादा बिल्कुल। कॉन्फिडेंशियल या टॉप सीक्रेट चीजें होती हैं। तो पायलट भी एक बहुत वैल्यूएबल एसेट होता है। ऑल्दो यूनाइटेड नेशंस का एक रूल है कि आप पायलट हो या कोई भी सोल्जर या सेलर पकड़ा जाए तो उस तरह की इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते, लेकिन दुनिया में यूनाइटेड नेशंस की रूल को इस तरह फॉलो, या जेनेवा कन्वेंशन का भी रूल है कि आप इस तरह पायलट्स को या कोई भी सोल्जर पकड़ा जाए या सेलर पकड़ा जाए तो उसको आप फिजिकली हार्म करके इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। लेकिन दुनिया में बहुत कम इतने एथिक्स फॉलो होते हैं। पाकिस्तान ने ये किया था जब हमने अभिनंदन को गिरफ्तार किया था, तो जी हमने जी। रिस्पेक्टफुली उसको जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक ही डील किया था। हम्म। तो अभी तक अमेरिका अपने पायलट की लोकेशन क्यों नहीं ट्रेस कर पा रहा? वो जैसे मैं पहले भी आपसे पूछ रही थी, क्या इसका इम्कान है कि अगर वो पासदारान इनकलाब के कब्जे में है या ईरान के कब्जे में है तो उस हवाले से कोई नेगोशिएशन इसी तरह जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक ही चलेगी? आयशा, इसका ये होता है कि जब जहाज गिर जाता है तो सैटेलाइट और दूसरे सेंसर्स के जरिए उसकी लोकेशन पिक की जाती है। लेकिन अगर पायलट ने इजेक्ट कर लिया है तो पायलट की अपनी ट्रैकिंग बड़ा मुश्किल होती है। लोकेशन के हिसाब से तो अंदाजा अच्छा। लगाया जा सकता है कि जहाज यहाँ तबाह हुआ है तो पायलट अगर यहाँ पे इजेक्शन कर गया होगा तो यहाँ उसका पैराशूट गिरा होगा। लेकिन फिर डिपेंडेंट यानी करता है कि ऐसी कोई डिवाइस पायलट के जो उसका यूनिफॉर्म होता है उसमें नहीं होती जिससे उसकी लोकेशन का पता चल सके? एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। वो जहाज के निकलने से तो अंदाजा लगाया जा सकता है। पायलट के पास कुछ ट्रांसमिशन खुद होती है
रेडियो ट्रांसमिशन और कुछ फ्लेयर्स होते हैं जो वो अच्छा। फायर करता है, लेकिन वो करता है फ्रेंडली हेलीकॉप्टर के लिए। जब उसको कोई रेस्क्यू करने आ अच्छा। रहा हो फ्रेंडली हेलीकॉप्टर, हम्म। उसको सिग्नलिंग करता है कि मैं यहाँ हूँ। लेकिन जाहिर है अगर हम्म। आप दुश्मन के इलाके में गिरे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जहाज ईरान के अंदर गिरा है, तो फिर तो आप सिग्नल नहीं करेंगे, फिर तो आप हाइडिंग करेंगे या एस्केप करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए जाहिर है उसकी ईरान को भी तलाश होगी कि हमारे हाथ पायलट आ जाए, और अमेरिका भी चाहता होगा कि हमारा पायलट जहां भी गिरा है हम जल्द से जल्द किसी तरह हेलीकॉप्टर या किसी तरीके से उसको उठाकर अपने मुल्क में वापस ले आए। ये बड़ा कॉमन होता है जब भी एनिमिटीज होती हैं। हम्म। वियतनाम में बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि यह भी होता आया है कि दुश्मन मुल्क के जो लोग जहां आप गिरते हैं, अगर फौज के ईरान के लोग हैं, जैसे वियतनाम में अगर जी कोई जी। अमेरिकन पायलट गिरता था तो उस पर बहुत ज्यादा तशद्दुद भी किया जाता था, बल्कि मार भी दिया जाता था जो बमबारी कर रहा होता था बिल्कुल जहाज। बिल्कुल ऐसा ही होता था। सही। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब का। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मशरिक़ वुस्ता इस वक्त एक शदीद और पेचीदा जंगी सूरत हाल से गुजर रहा है, जहाँ ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जंग बढ़ती जा रही है। फ़िज़ाई हमले, मिसाइल कार्रवाइयाँ और सिफारती बयानात इस तनाज़े को मज़ीद ख़तरनाक रुख दे रहे हैं। और ऐसे में सबसे अहम सवाल ये है कि ईरान के अंदर ज़मीनी हकीकत क्या है, अवाम किस कैफियत से गुजर रहे हैं, अमरीकी बयानिया और असल हालात में कितना फ़र्क है। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ईरान में मुकीम सीनियर सहाफ़ी जॉन हुसैन, जो हमें तेहरान और दीगर शहरों की सूरत हाल भी बताएंगे और इस वक्त जंग की वजह से क्या लोग मुतासिर हो रहे हैं, इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। जॉन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जंग को 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इस वक्त मजमूई तौर पर अगर अवामी राय या अवामी रद्द-ए-अमल इस जंग के हवाले से कहें या रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे एक असर, वो कैसा चल रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखें, रोजमर्रा का असर और मामलाती जिंदगी यहाँ पे नॉर्मल है। ऑफिसेज खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, बैंक्स खुले हुए हैं, स्कूल्स बहरहाल बंद किए हुए हैं, क्योंकि अमेरिका और इसराइल जो है वो स्कूल के ऊपर भी मिसाइलें दागने से नहीं रुकते। तो बिल्कुल मामलाती जिंदगी नॉर्मल है। बिल्कुल। मैं खुद शुरू से भी यही कह रहा हूँ, कोई स्टॉक पाइलिंग नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, कोई पेट्रोल पंप पे रश नहीं है, कोई लाइनें नहीं लगी हुई, कोई महंगाई नहीं हुई। तो स्काई न्यूज और सीएनएन जब आए थे तो उन्होंने भी यही रिपोर्ट किया था और सिचुएशन नॉर्मल है। अच्छा जॉन, आपने जो बात की कि कोई महंगाई नहीं है, कोई रश नहीं है, तो तेल की कीमतें बढ़ने से तो पूरी दुनिया परेशान है, पाकिस्तान भी इससे मुतासिर हो रहा है और खित्ते के जो बाकी मुल्क हैं वहां पर भी तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। ईरान में क्या महंगाई या तेल की कीमतों में बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हुआ? नहीं जी, ईरान के अंदर कोई महंगाई का, पेट्रोल के 1 रियाल भी नहीं बढ़ा। 8 रुपए लीटर है ईरान के अंदर। और पाकिस्तान में हुआ है महंगाई, भारत बहुत ज्यादा हुई है, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। दूसरे ममालिक के अंदर महंगाई नहीं हुई है अगर आप देखें, और इतनी अगर हुई है तो इतनी नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई होगी लेकिन इतनी नहीं हुई। जो अभी तेल अगर आप खरीदें तो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान से अगर तेल चाहिए तो मैं भी ऑफर कर चुका हूँ, मोस्ट वेलकम। महंगाई तो नहीं होगी उस पर, गैस पाइपलाइन भी लगी हुई है, आप पाइप लगा लें, वहां से भी आपको सहूलत मिल जाएगी। तो इतना कोई जो है मुझे नहीं लगता उन मुल्कों पे इफेक्ट आया जो ईरान से तेल ले रहे हैं। बाकी जो दूसरों से तेल ले रहे हैं उनका मुझे नहीं पता। आपकी सॉफर को हम आगे तक पहुंचा भी चुके हैं जो आपने ये बात कही। अच्छा जॉन, सिफारतकारी और जंगबंदी की बातें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ अमरीकी सदर ट्रंप कभी 5 दिन का वक्फा देते हैं, कभी 10 दिन का वक्फा देते हैं और उसके बाद साथ साथ मिसाइल और बम भी गिराए जा रहे हैं। ईरान की हुकूमत का इस हवाले से अब क्या प्लान है कि आगे अगर इस जंग को मुज़ाकरात की तरफ लेकर जाना है तो फिर किस तरह मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा? देखें, मुज़ाकरात का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे ख्याल में जब तक अमेरिका कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स ना उठाए। पहले से ईरान कहता हुआ आ रहा है कि हम निगोशिएट नहीं कर रहे, हमें निगोशिएट नहीं करना। हाँ, पाकिस्तान के थ्रू जो मीडिएशन की एफर्ट्स थी उनको रिकग्नाइज भी किया है, उनको एक्सेप्ट भी किया है। शुरू से मैं भी कहता हुआ आ रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रोल निभाया है। अगर दर्द हो रहा है तो मोदी मोदी सरकार और उनकी जो डिक्टेटरशिप है वहां पे उनके लोगों को दर्द हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार निभाया और इस्लामाबाद आने के लिए भी मसला नहीं है उनको। लेकिन जाहिर सी बात है, कोई कोई परमानेंट सोल्यूशन ईरान को इस वक्त नजर नहीं आ रहा। कोई परमानेंट बेसिस के ऊपर चीजें हल होती हुई नजर नहीं आ रही जब तक अमेरिका खुद ही सीरियस ना हो। ये 48 आवर्स ऑफ सीजफायर भी ईरान ने रिजेक्ट कर दी। अच्छा। पहले भी उन्होंने कहा 10 दिन हमने नहीं करूंगा, 5 दिन नहीं करूंगा, वो सब करते रहे। तो कोई भरोसा नहीं कर सकता अमेरिका के ऊपर कि वो अपनी बात से नहीं पलटेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की, क्योंकि इस वक्त जिस तरह सदर ट्रंप बार बार यू टर्न ले रहे हैं, लोगों का उन पर से जो ट्रस्ट है वो काफ़ी हिल गया है। लेकिन पासदारान इनकलाब ने जो एक दावा किया है कि जदीद तरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से जो अमरीका के तैयारे भी गिराए गए हैं और इसके अलावा 5 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइल भी तबाह किए हैं। दुनिया बहुत हैरान हुई है इस तमाम तर सूरत हाल पर। ये नया निज़ाम क्या है, ये कब बनाया गया था और अब क्यों जाके जंग के इस हिस्से में इस्तेमाल किया जा रहा है?
देखिए, ये जो आपने स्टैट्स बताए हैं, ये सारे स्टैट्स जो है वो 24 घंटे के हैं, मतलब पहले पिछले 24 घंटे की स्टेटिस्टिक्स हैं ये। हम्म। ये कब बनाया? ये बनाया जी, अब 12 दिन गालिबन के कुछ सात जंग के। तैयारे गिरने की भी बात हो रही है। जी जी जी, ये जो सिस्टम बनाया, ये बनाया 12 दिन की जंग के बाद, और जो इसराइल के साथ हुई थी कुछ महीनों हम्म। पहले, 6-8 महीनों पहले। और यहाँ पे हमें नजर आता है कि देखिए, ये सिस्टम पहले से एग्जिस्ट करता था। मैं तो अपने चैनल्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, हर जगह से वीडियोस दिखा रहा था कि किस तरीके से इनके हर्मिस के ड्रोन्स और किस तरीके से इनकी दूसरी चीजें जो है वो कॉन्स्टेंटली टारगेट होती हैं। और अगर आपको याद हो तो F-35 एक और शूट किया था पहले, अगर आपको याद हो, जब वीडियो जारी हुई थी, हम्म। और इस्फहान और तेहरान के हमले, उसके बाद हमें नजर आए। फिर उसके बाद हमें नजर आया कि दोबारा जो है वो तैयारे शूट किए जा रहे हैं। तो 145 से ज्यादा ड्रोन हिट किए हैं इन्होंने, इंटरसेप्शंस भी होती रही हैं, शुरू से ये करते रहे हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है हम्म। कि इस सिस्टम को बार बार निकाला नहीं जाता, इसको प्रायोरिटी के थ्रू, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हुए, सारे मैकेनिक्स और सारे डायनामिक्स देखते हुए इसको डिप्लॉय किया जाता है। हर वक्त ये सिस्टम जो है वो बाहर नहीं रखते। और किसी और से भी नहीं लिया। अगर किसी और से लिया होता तो आज है सिस्टम, कल नहीं है, आज काम कर रहा है, कल नहीं कर रहा। तो ऐसा तो नहीं है कि रशिया और चाइना आज देंगे और कल वापस ले लेंगे, फिर परसों देंगे। तो ये ईरान की खुद की टेक्नोलॉजी है, ईरान ने खुद हम्म। डेवलप किया है। ये यूज करता है, स्पार्सली यूज करता है, ताकि इसके बिल्कुल। ऊपर हमला ना हो। और इसको यूज किया जा रहा है, शुरू शुरू हम्म। से यूज किया जा रहा है। इसकी वीडियोस भी जारी की गई हैं, जो S-400 डिफेंस सिस्टम से अलग है, चाइनीज सिस्टम से अलग है, वो आप देख सकती हैं। तो एक अच्छा। नई टेक्नोलॉजी है हम्म। जो ईरान ने खुद बनाई है जी। सही। अच्छा, अमेरिका ये दावा कर रहा था, और इसराइल भी, कि जो ईरान के मिसाइल टेक्नोलॉजी के मराकज़ हैं उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। लेकिन उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल की गालबन रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका के इस दावे में सच्चाई नहीं है, अभी भी उनके जो मराकज़ हैं वो उसी तरह मौजूद हैं। तो अमेरिका और इसराइल जिन जगहों को निशाना बना रहा है, क्या वाकई अब तक जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के मराकज़ हैं या जहाँ से मिसाइल फायर किए जा रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया गया? देखिए, मैंने एक ऑफिशियल से बात की, और वो मजाक में कहते कि काश्तकारी की जमीन बना रहे हैं, ये जो है ना, ये जमीन खाली कर रहे हैं ताकि ईरानियों को खर्चा ना करना पड़े, क्योंकि कोई फायदा नहीं हो रहा उन जमीनों को हिट करने के लिए। वहीं जहां ये मिसाइल मारते हैं, पाकदश्त के अंदर, यज़्द के अंदर, खुर्रमाबाद के अंदर, इस्फहान के अंदर, जहां ये मिसाइलें मारते हैं, थोड़ी देर बाद वहीं से ये मिसाइलें निकल के इनकी तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। तो बात सारी ये है कि ये जो बिल्कुल। फैसिलिटीज हैं, ये बिल्कुल। फैसिलिटीज 400-500 मीटर अंडरग्राउंड हैं। और इनका जो GBU-57 म्यूनिशन है, जो सबसे खतरनाक म्यूनिशन माना जाता है, जो हम्म। फोर्दो को हिट किया था जिसने, उसकी रेंज भी 60 मीटर्स है। 60 मीटर से ज्यादा वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो ये बार बार एक ही जगह के ऊपर मिसाइलें जाया कर करके जो है वो, मेरे ख्याल में, जमीन बना रहे हैं अच्छी सी ईरान के लिए, कि वो इस्तेमाल कर सकें बाद में काश्तकारी के लिए। क्योंकि इफेक्ट कोई भी नहीं हो रहा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी बोल दिया, आपके सामने भी सिचुएशन जारी है। 95 वेव्स हो चुकी हैं अभी तक, हम्म। 95th वेव चल रही है। और हमले कम नहीं हुए। लोग कह रहे थे ना, ईरान के जो स्टॉक पाइल है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, मिसाइलें कम होती, नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 71st वेव 2 गुना अच्छा। ज्यादा, 90 वेव के बाद और जो है वो मिसाइल, तो 150 टारगेट्स इसराइल के अंदर एक साथ इंगेज किए इन्होंने, मतलब इतने खतरनाक हमले किए हैं। तो ये जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर हम्म। कोई भी रैशनल इंसान इस चीज को जो है वो मानने के लिए तैयार है कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जॉन, जो एनर्जी सेक्टर्स को निशाना बनाया गया या ऑयल डेपोज को निशाना बनाया गया है, वहां पर नुकसान तो हुआ है। अंदाजन अब तक कितने मराकज को निशाना बनाया गया जो बड़े एनर्जी सेक्टर्स हैं, और कितना नुकसान हो चुका है? देखिए, एनर्जी सेक्टर्स में अगर बात करें, शाराम ऑयल डिपो तेहरान के अंदर, रिफाइनरी तेहरान की, उसके बाद जो है वो दूसरी जगहों पे जो रिफाइनरीज थी, एक डिसैलिनेशन प्लांट है। उसके अलावा इनका जो खार के ऊपर डैमेज किया गया वो अलग है। बुशहर के ऊपर चौथी दफा, बुशहर पावर प्लांट जो यूरेनियम के ऊपर चलता है, उसके ऊपर चौथी दफा हमला हुआ है। ये जो हमले हो रहे हैं पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स की अगर बात करें, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनाइटेड नेशंस की जो है वो हिट की गई हैं, 400 500 साल पुरानी, जैसे गुलिस्तान पैलेस है। और स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, इनको देखें तो 250 के करीब हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हम्म। मेडिकल फैसिलिटीज हैं। एक पास्टोर सेंटर है जो वैक्सीन भी बनाता था। 90,000 सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे या तो डैमेज हुआ है या तो डिस्ट्रॉय हुआ है। और उसके अंदर अच्छा। 75,000 अच्छा। रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं। और यहाँ पे डिस्ट्रक्शन नो डाउट की गई है मैसिव स्केल पे, लेकिन उससे हम्म। फायदा
कुछ भी नहीं हो रहा। हाइफा पे आपने रिफाइनरी देखी क्या हुआ, कुवैत में ऑयल डिपो में देखा आपने क्या हुआ, जो एल्यूमिनियम और स्टील फैक्ट्रीज यहाँ पे नुकसान पहुंचाई, तो आपने देखा कि अमेरिकन इंटरेस्ट जिन जिन मकामात पे थे, और इसराइल के अंदर जो योत हवाफ के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया था उनके अंदर जो प्लांट था उसको पूरी तरीके से जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया। तो फायदा कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल डैमेज किया है, लेकिन इसका कोई जो है वो फायदा अमेरिका का जो है वो समझ में नहीं आ रहा, ना ही जाहिर हो रहा है। अच्छा जॉन, इस जंग के आगाज से ही आपसे भी ये हमने सवाल पूछा कई मरतबा, और बाकी जो ईरानी सहाफ़ी हैं उनसे भी पूछा गया, क्योंकि अमेरिका और इसराइल को तवक्को थी कि जैसे ही जंग शुरू होगी तो जो एक हुकूमत मुखालिफ ग्रुप है वो बाहर निकल आएगा, सड़कों पर एहतजाज किया जाएगा, लेकिन ये सूरत हाल हमने अब तक नहीं देखी है। अभी अवाम में इस जंग के जैसे से आगे बढ़ रही है, क्या तशवीश पाई जा रही है, और उनका इस हवाले से अब क्या नज़रिया है कि किस तरह हुकूमत के साथ या हुकूमत के मुखालिफ जो ग्रुप्स हैं उनके हवाले से क्या आपको नजर आ रहा है? देखें, उल्टा है, पूरा सिस्टम उल्टा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि लोग बाहर आएंगे, लोग जो है वो उनकी खुशहाली से उनके जो है वो साथ उनको बोलेंगे कि जी आए आप हमें आज़ाद करें। बिल्कुल। लेकिन उल्टा देखा कि लोग उनके खिलाफ बाहर आए, डोनाल्ड ट्रंप के और इसराइल के खिलाफ बाहर आए। अभी तक लोग जो है वो बाहर घूम रहे होते हैं, रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक लोग बाहर ही होते हैं। और हमें नजर आ रहा है कि जितनी भी बातें हो रही थी, पहले प्रोटेस्ट के दौरान भी बातें हो रही थी कि 30,000 लोग मर गए, तो 50,000 लोग मर गए, तो 1 लाख लोग मर गए। ये सारे जो झूठा प्रोपेगेंडा जो इन्होंने फैलाया, अगर ऐसा होता और लोग बाहर निकले होते, गोलियों का खतरा था ना, उनको कह रहे थे कि गोलियों के अंदर बाहर निकल रहे हैं, तो अभी क्या, अभी जब कमजोर है इनकी आईआरजीसी, कमजोर है इनकी लीडरशिप, कमजोर है, तो अभी क्या नहीं निकल सकते वो? अभी तो और ज्यादा निकलने के चांसेस हैं, कोई भी नहीं निकला। क्लियरली शो करता है कि जो साजिश थी पुरानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑपोजिशन बहरहाल ईरान के अंदर है, हर मुल्क के अंदर होती है भाई, हर मुल्क के अंदर ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन ये कहना कि वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं ये गलत है, क्योंकि अभी तो कुछ भी, बिल्कुल। पुलिस स्टेशन के ऊपर बड़े पैमाने पे हमले हुए हैं, हर मोहल्ले के अंदर पुलिस स्टेशन तबाह हो गया है, बसीज के चेक पॉइंट्स के ऊपर जो है हमले किए हैं वो तबाह हो गए हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा। इसकी क्या वजह है, आप मुझे बता दें। बिल्कुल। अच्छा जॉन, आप इंटरनेशनली काफ़ी एक्टिव भी हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी। सोशल मीडिया पे इस जंग के आगाज़ से लेकर अब तक जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी गई है वो ईरानी सोशल मीडिया की जानिब से जो कार्टून्स या लेगोज या एआई से जो वीडियोस बनाई जा रही हैं इस जंग के हवाले से, वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुई हैं। वो बहुत तेज़ी से मैंने देखा है कि लोग उनको लाइक भी करते हैं और उनको आगे शेयर भी करते हैं। इंटरनेशनल इस हवाले से फीडबैक क्या आ रहा है? देखिए, आप तो सामने ट्विटर फॉलो कर रही होंगी, जिस तरीके से कालीबाफ साहब जो स्पीकर हैं ईरान की पार्लियामेंट के, और अब्बास अरागची और उनकी पूरी टीम जिस तरीके से रोस्ट रोस्ट कहते हैं इसे, कोलोकियल लैंग्वेज, कोलोकियल तो नहीं, खैर अभी मॉडर्न उसमें रोस्ट कहते हैं। तो जिस तरीके से ये वॉर ऑफ क्या कहते हैं, सोशल मीडिया का जो जंग है, जो जिस तरीके से ये इस वक्त कर रहे हैं, ये हर चीज जो ट्रम्प कहता है उसका मजाक उड़ाते हैं, लेगो की वीडियोस भी लॉन्च करते हैं, तो लोग अच्छे तरीके से देखते हैं, पॉजिटिवली देखते हैं, और यंग जनरेशन स्पेसिफिकली बड़ी इंस्पायर होती है इन चीजों से। आप अगर बिल्कुल देखें तो बिल्कुल। अभी कालीबाब ने ट्वीट किया था कि हालात रिजीम चेंज से प्लीज कैन समवन फाइंड आवर पायलट तक आ गए हैं। तो ये जो जो बयानात है, आई थिंक एक जगह पे जो यूएस जिसकी माइट है, जो सुपर पावर है, उसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा, और दूसरी तरफ ईरानी जो कुछ भी नहीं है इनके मुकाबले, उनको जो है वो समझा जा रहा है कि ये ज्यादा मजबूत बात करते हैं, ये ज्यादा प्रोफेशनल बात करते हैं, उनकी बात ज्यादा सच्ची भी होती है। बिल्कुल। और आजकल के दौर में सोशल मीडिया की जंग शायद आधी जंग जीतने के बराबर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन हुरे वक्त का। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।